हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आने की पूरी पूरी संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन है कि डैश इज द एग्जांपल ऑफ नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। वाटर, सोलर एनर्जी, क्रॉप्स या कोल एंड पेट्रोलियम, यानी कि गैर नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों का उदाहरण है। तो इसमें से कौन सा है जो गैर नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा कोयला एंड पेट्रोलियम। ठीक है, यानी कोल एंड पेट्रोलियम। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज दो तरह के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। नॉन रिन्यूएबल वैसे रिसोर्स को कहते हैं जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं, या रिसाइकल हम जिसको नहीं कर सकते, उसको हम नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। तो इसमें से देखिए, वाटर जो है वो रिन्यूएबल है, सोलर एनर्जी रिन्यूएबल है, क्रॉप्स रिन्यूएबल है। तो नॉन रिन्यूएबल कौन सा बच गया? कोल एंड पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन, यानी वन संरक्षण अधिनियम की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 1980 में, यानी 1980 में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, यानी मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। तो कैसे हम रोक सकते हैं? क्या क्या ऑप्शन है? एफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन, ओवर ग्रोइंग, रिमूवल ऑफ वेजिटेशन, यानी वनीकरण करके द्वारा, वनों की कटाई द्वारा, अत्यधिक वनस्पति उगाकर या वनस्पति को हटाकर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए फॉरेस्टेशन, है ना, यानी हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर सॉइल इरोजन को, यानी मृदा अपरदन को हम बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? वनीकरण द्वारा। ठीक है, यानी कि हम उसको फॉरेस्ट, ज्यादा से ज्यादा हम पेड़ लगाएंगे ताकि वो फॉरेस्ट में बदल जाएगा। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट रेफर्स टू, ग्रीन हाउस इफेक्ट हम कहते हैं तो किसको कहते हैं, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव से क्या तात्पर्य है? तो हमारा करेक्ट आंसर है ट्रैपिंग ऑफ यूवी रेज। ठीक है, यानी कि पराबैंगनी किरणों का अवरोधन या अवशोषण। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो क्या करता है? यूवी रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से हमारा अर्थ का, यानी पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर है ना, वो बढ़ जाता है, और इसी के कारण से ग्लोबल वार्मिंग होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IUCN स्टैंड्स फॉर, मतलब IUCN का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ये आपका, यानी कि ये जो बी नंबर ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि बायोगैस इज ए मिक्सचर ऑफ, बायोगैस में क्या क्या होता है? यानी बायोगैस किसका मिक्सचर होता है, यानी बायोगैस में क्या क्या मिश्रण होता है? तो आपको ध्यान रखना है, मीथेन, CO2, H2। ठीक है, एंड यहाँ पे H2S भी होगा। H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड। तो सबसे ज्यादा होता है मीथेन, फिर उससे थोड़ा सा कम होगा CO2, फिर उससे थोड़ा कम होगा हाइड्रोजन, फिर उससे कम होगा हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड थोड़ा बहुत कम ही मात्रा में होता है, लेकिन ये दोनों बहुत ज्यादा होता है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको ऑप्शंस को ध्यान रखना है, क्योंकि आपको सारा ऑप्शंस लगेगा सेम है, बट आपको ऑप्शंस को ध्यान में रखना है कि कोई एक ऑप्शन होगा जो सबसे अलग होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि, यानी ये सी सी इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टर्म इकोसिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, यानी पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो ये हम लोग हमेशा शुरू में से ही पढ़ रहे हैं, जब से हम लोग इकोसिस्टम और इकोलॉजी स्टार्ट किए हैं। ठीक है, पुराने वीडियोस में भी ये हमने बार बार डिस्कस किया है कि जो इकोसिस्टम जो टर्म है उसको किसने बताया था? सर आर्थर टांसले। इकोसिस्टम टर्म को सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? सर आर्थर टांसले, या फिर इसकी जगह पे ये भी हो सकता है, AG टेंसले लिखा होगा, ये भी हो सकता है। और कब किया था ये? 1935 में। ठीक है, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि द वर्ड इकोलॉजी कॉइन्ड बाय, इकोलॉजी जो टर्म है वो किसने दिया था? तो इन इसका करेक्ट आंसर होगा अर्नस्ट हैकेल।
ठीक है, अर्नस्ट हैकेल कब दिया था? 1869 में। यानी पारिस्थितिक शब्द, पारिस्थितिकी शब्द का अध्याचार कौन है, मैंने सबसे पहले कौन किया था इसका? ठीक है, तो इसका होगा अर्नस्ट हैकेल। ये ऑप्शंस कुछ गलत है, ठीक है, तो इसका होगा अर्नस्ट हैकेल, यानी बी नंबर, ये बी नंबर होगा इसका आंसर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि इन एन इकोसिस्टम द एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज, मतलब एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा होता है, तो ऊर्जा का प्रवाह कैसा होगा? हमेशा ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक ही डायरेक्शन में, मतलब एक ही दिशा में, हमेशा एक दिशा होगा, ठीक है, यानी यूनिडायरेक्शनल। और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, ठीक है, बाय डायरेक्शनल कभी नहीं होगा, एनी एनी डायरेक्शन नहीं होगा, और डाउन डायरेक्शनल नहीं होगा, तो ये सब कुछ भी नहीं होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर है हमेशा एक दिशीय, ये मतलब यूनि डायरेक्शनल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकोलॉजिकल पिरामिड वर फर्स्ट डिवाइस्ड बाय, यानी इकोलॉजिकल पिरामिड का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये हमारा होगा चार्ल्स एल्टन के द्वारा, चार्ल्स एल्टन, इसीलिए इसका नाम एल्टोनियन पिरामिड भी कहा जाता है, एल्टोनियन पिरामिड, ठीक है, और ये कब किया गया था? 1927 में। फिर अगला क्वेश्चन है कि द बायोडाइवर्सिटी इज मोर एट रीजन्स, यानी कि जैव विविधता निम्नलिखित में किन क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है? तो आपको ध्यान रखना होगा कि इक्वेटर के पास, यानी इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा क्षेत्र में बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता सबसे ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहां पे हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल की वजह से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इंट्रोड्यूस द टर्म हॉटस्पॉट एज बायोडाइवर्सिटी, हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है, यानी जैव विविधता के लिए हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो ये इसका करेक्ट आंसर है नॉर्मन मायर्स के द्वारा, नॉर्मन मायर्स। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी पब्लिश द रेड डेटा बुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी रेड डेटा बुक कौन जारी करता है, कौन ये बुक कौन पब्लिश करता है? तो IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, निम्नलिखित में से किस एजेंसी ने रेड डेटा बुक प्रकाशित की? तो ये क्या जाएगा? IUCN। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सेकंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज, एटमॉस्फेयर का जो सेकंड लेयर है, ठीक है, वो क्या है? यानी वायुमंडल की दूसरी परत क्या है? तो वायुमंडल की दूसरी परत क्या होगा? समताप मंडल, मतलब स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, और इसी स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है? ओजोन लेयर होता है, ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर का सबसे ज्यादा थिकनेस कितना से कितना के बीच होगा? 20 से लेकर 40 किलोमीटर के बीच इसका थिकनेस सबसे हाई होता है, ठीक है, यानी समताप मंडल में। और हमारा पहला कौन सा होगा? क्षोभ मंडल, पहला लेयर क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, ठीक है, फिर क्या होगा? मेजोस्फेयर यानी मध्य मंडल, फिर होता है थर्मोस्फेयर या आयन मंडल यानी आयनोस्फेयर। गैस मंडल यानी गैसोस्फेयर बोल के कोई, इस नाम से कोई भी स्फेयर नहीं होता, या कोई लेयर का नाम नहीं है ये, ठीक है, तो ये आपको कंफ्यूजन करने के लिए दिया है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिगरेट स्मोकिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेटेस्ट एक्सपोजर टू, सिगरेट पीने से सबसे अधिक डैश का जोखिम होता है, ठीक है, तो किससे जोखिम होता है सबसे अधिक? कार्बन मोनोऑक्साइड से, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड से, यहाँ पे या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के जगह पे कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजोपायरिन भी हो सकता है, बेंजोपायरिन या बेंजीन, बेंजोपायरिन। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ना देके अगर ऑप्शन में बेंजोपायरिन दिया हो तो बेंजोपायरिन को टिक लगाना है, या बेंजीन को, ठीक है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैसेस आर, ठीक है, यानी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, तो इसमें कौन कौन ग्रीन हाउस गैसेस आपको ध्यान रखना है? तो हमने पहले भी पढ़ा कि सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस क्या है? CO2, फिर क्या है? N2O, या ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन N2O की जगह होगा, फिर क्या है? फिर क्या है? मीथेन यानी CH4, फिर क्या है? CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये देख लीजिए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो इसमें इससे मैच करता है, तो हमारा सी नंबर यानी सी इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, सी क्या है हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर ऐसा पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल ग्रीन हाउस गैसेस, तब आपको ध्यान रखना है H2O। नेचुरल ग्रीन हाउस गैसेस कौन है? H2O। या प्रिकर्सर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस तो H2O, या वाटर वेपर या जल वाष्प हिंदी में होगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि बीओडी स्टैंड्स फॉर, बीओडी का फुल फॉर्म क्या है यानी संक्षिप्त रूप क्या है? ठीक है, तो इसका होगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। करेक्ट आंसर क्या होगा? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। और अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड नहीं दिया हो, ठीक है, यानी जैविक ऑक्सीजन मांग, अगर ये नहीं दिया हो तो अगर ये भी दिया होगा तो आप इसको ये टिक लगाना, बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, एक्चुअल में होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बट बायोलॉजिकल प्रोसेस है इसलिए यहाँ पे बायोलॉजिकल टर्म लग गया है। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई एक नाम दिया हो तो आपको ध्यान रखना है कि टिक किसको लगाना है, ऑप्शंस को देख के टिक लगाना है। फिर नॉइज इज मेजर्ड बाय, नॉइज को यानी शोर को किससे मापा जाता है? तो इसको हम लोग डेसिबल में मापते हैं। शोर को किस में मापते हैं? डेसिबल में। ठीक है, फिर ब्लू बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय, ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है वो किसके कारण से होता है? तो भूजल में जब नाइट्रेट का प्रदूषण ज्यादा होता है यानी नाइट्रेट पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर। ठीक है, नाइट्रेट पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर, या फिर नाइट्रेट पॉल्यूशन इन ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर में ज्यादा नाइट्रेट का पॉल्यूशन होगा और उस पानी को हम जब पिएंगे या कंज्यूम करेंगे तो ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको करता है? प्रेग्नेंट लेडी को। ठीक है, या फिर इन्फेंट्स को यानी कि जो न्यूली बॉर्न बेबी होता है, इन्फेंट्स, नवजात शिशु जिसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो भूजल में नाइट्रेट प्रदूषण या ड्रिंकिंग वाटर में, है ना, पीने के पानी में जब नाइट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और वैसे वाटर को हम पी लेंगे, कंज्यूम करेंगे, तो उससे क्या होगा? ब्लू बेबी सिंड्रोम का खतरा होता है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा कि WWF स्टैंड्स फॉर, WWF का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, WWF का पूरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा जो बी ऑप्शन है ये हमारा सही आंसर होगा। फिर एरोसोल कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, एरोसोल में यानी ठोस कणों से बना एरोसोल में क्या होता है? ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है? स्मोक का पार्ट है ये। एरोसोल्स क्या है? स्मोक है एक तरह का। तो ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसको हमने अच्छे से डिस्कस किया है। आप एक बार कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, और हमसे आप लोग जुड़ भी सकते हैं। अगर किन्हीं को कोई भी टॉपिक पे डाउट हो या कोई यूनिट्स में प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और तब तक के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।